चलिए, रामगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय इसलिए लग रहा है क्योंकि एक चंद्रगुप्त पहले आ चुका है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसी को ही गुप्त वंश का क्या बोला गया? वास्तविक संस्थापक। इसी ने 319 ईस्वी में एक संवत चालू किया, क्या नाम पड़ा उसका? गुप्त संवत। ठीक है, हाँ भाई। सोने का सिक्का जारी किया, चांदी का सिक्का जारी किया, राजधानी परिवर्तन किया, महाराजा धीराज की उपाधि लिया, इसलिए उसको क्या बोला गया? वास्तविक संस्थापक। लेकिन गुप्त वंश के दो पराक्रमी शासक हुए, सबसे ज्यादा पावरफुल। एक को पढ़ लिए, नाम क्या था उसका? दूसरा सबसे प्रतापी शासक हुआ चंद्रगुप्त। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान से बात सुनना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास का पहला शासक हुआ आपके जानकारी में जिसके दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न। इसने नवरत्न रखे। ठीक है, क्या रखे? नवरत्न। ठीक है, सबको अपना अपना काम बांट दिया गया, इन्हीं को क्या बोला गया? नवरत्न। आगे चल के देखो, इतिहास के कुछ खास दरबार, दरबार बोलने का मतलब कोर्ट। ठीक है, अपने अपने दरबार को विशेष विशेष नाम दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अष्टप्रधान। शिवाजी का दरबार क्या कहलाता था? तो अपने दरबार में अष्टप्रधान कौन रखा? शिवाजी। कृष्णदेव राय वाला कहलाता है अष्ट दिग्गज, 8 तेलुगु कवियों का ग्रुप, अष्ट दिग्गज। जहांगीर का कहलाता है अष्ट छाप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं पता ये क्वेश्चन पूछता है। और अष्ट छाप, जहांगीर का दरबार कैसा था? अष्ट छाप। जहांगीर में अपने दरबार में कैसे रखे? अष्ट छाप। अकबर भी कैसा वाला है? नवरत्न। नवरत्न तेल नहीं है ये, ठीक है, नवरत्न। ये देखो अलग अलग, अमरदास या अमर सिंह, चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई अपन नवरत्न देखेंगे। तो इतिहास अभी अपने जानती में, अभी इतिहास में सबसे पहले नवरत्न रखने की परंपरा अपने दरबार में सबसे पहले नवरत्न किसने रखा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने रखा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार इसने देखो एक पुस्तक का नाम बताया था, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार ये किसकी रचना है? विशाख दत्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। विशाख दत्त का 2 ही रचना है और दोनों पूछता है परीक्षा में। एक है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा कौन सा है? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन पूछता है। अभी तो मैं आपको जब इसका शासन प्रशासन बताऊंगा तो कौन से पुस्तक में क्या जानकारी है ये भी पढ़ना है आपको। इतिहास पढ़ना है ना, तो यहां भी जानना पड़ेगा कौन से पुस्तक में किस बात की जानकारी है। ठीक है, तब बनेगा भैया। तो ध्यान से याद रखना, देवी चंद्रगुप्तम में यह बताया गया है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच कैसा संबंध था, क्यों क्यों ये राजा बना, किस कारण से राजा बना, ये सारा सबसे ज्यादा जानकारी रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में कौन देता है? देवी चंद्रगुप्तम। किसकी रचना? इसने अपने भाई की हत्या करके 380 एडी में, कब? 380 में राजगद्दी पर बैठा। और गुप्त वंश का एक अगला शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनने से पहले या शासक बनकर सबसे पहला काम किया था, इसने शकों को भारत से बाहर करने का काम। किसको बाहर किया? अभी भी शक थे, यही शक तो उठा के ले गए थे। ध्रुव देवी को उठाकर कौन ले गया था? शक शासक। तो इन शक शासकों को सबसे पहले भारत से निष्कासित करना था। तो इसीलिए इन्होंने 3 जगह पर, मालवा, अवंती बोले या उज्जैन, अवंती बोलिए चाहे उज्जैन, और याद रखना उत्तर पथ। इस उत्तर पथ मतलब कश्मीर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर अभी भी क्या थे? शक शासक। इन शक शासकों को भारत से निष्कासित करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। जैसे ये शक शासकों को हराएगा, ही टुक अ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, फिर ये धारण करेगा विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, इतिहास में इससे पहले कोई विक्रमादित्य का उपाधि लिया है क्या? हाँ, मालवा का शासक, जिसने किसको हराया था? शकों को। फिर वो कुछ समय पश्चात शक वहीं आ गए। फाइनली भारत से शक को हराने का काम या शक शासकों को भारत से निष्कासित करने का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अच्छा, उसके बाद ही टू का टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, काय का उपाधि ले लिया? विक्रमादित्य का। भारत के इतिहास में टोटल 14 राजा ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली।
पहला लिया मालवा का शासक जिसने किसको हराया था, शकों को, ठीक है। उसके बाद आखिरी अंतिम शासक याद रखना हेमू। कौन? हेमू। दिल्ली सल्तनत, जब अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई, अकबर और हेमू। हेमू भारत के इतिहास का आखिरी शासक है जिसने, 14वां शासक जिसने काय की उपाधि लिया था, विक्रमादित्य का। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और जितने भी लोग टाइटल लिए विक्रमादित्य में, उसमें सबसे ज्यादा किसका नाम चला? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, फाहियान। इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया, क्या नाम है? फाहियान। फाहियान भारत आता है 399 एडी में। तब आता है 399 एडी में। और कब तक? से 414 एडी तक, लगभग 15 साल तक फाहियान, ठीक है। ये एक चीनी यात्री था। कैसा यात्री था? इस अब ये आया था यहां पर बौद्ध धर्म के शिक्षा लेने। काय पर आया? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म यहीं, बोध गया यहीं, सब चीज। भाई चाइना के लोगों का भगवान कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर बुद्ध के बारे में शिक्षा दीक्षा लेने आते थे। अभी तो नहीं, नालंदा वालंदा बनने थे, दिन भर यही पड़े रहेंगे। बात समझ में आई? तो ये लोग, ये फाहियान क्या करने आया था? बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा लेने, या यहाँ के कुछ एथेंटिक पुस्तकों के संकलन करने। और जब देखा यहाँ पर गुप्तों का, अरे वाह यार क्या प्रशासन है, तो इनके प्रशासन के बारे में लिखना चालू कर दिया। इनकी नगरीय व्यवस्था देखे, बढ़िया है यार। इसका इकोनॉमी देखे कैसा चल रहा है। इनकी पुस्तकें बहुत काम आई। और इसने पुस्तक लिख दिया, फा से फाहियान और फा से फोयोकी। कहीं कहीं मिलेगा। ये पुस्तक का नाम क्या है? फोक्यूकी, ठीक है। ये फाहियान आया था। इसके दरबार में ऑलरेडी 9 रत्न। कितने रत्न थे इसके? 9। और 9 के 9 का नाम जानना है, अमरदास या अमर सिंह। पहला कौन? अमर सिंह। बाद में इसके बारे में जानना, पहले नाम याद कर। दूसरा धनवंतरी। दूसरा कौन? तीसरा कालिदास। तीसरा, चौथा घट करपर। घट, चौथा कौन? घट करपर। घट करपर। पांचवा छपणक। पांचवा कौन? छपड़क। छठवा शंकु। छठवा कौन? सातवां बेताल भट्ट। चल पहले वराहमीर को याद कर, ये बेताल भट्ट लास्ट। शंकु छठवा, वराहमीर सातवां, वररुचि और बेताल भट्ट 9वां। ये 9 इसके 9। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन इसका नवरत्न नहीं था, तब छूट गए प्राण। 3 ठोक ऐसे को देगा जो थे। समझ में आ रहा है? और साथ में धीरे से चिपका देगा किसको? चरक को। ऐसा नाम देगा आजू बाजू में पढ़े थे, साथ में नाम दे देगा पतंजलि को। अरे था क्या, ये भी तो था क्या, ऐसा एकदम आसपास का नाम देगा जो अभी तुम लेटेस्ट पढ़। कनिष्क के दरबार में जो लोग थे उनमें से किसी न किसी एक को उठा के दे देगा। और क्या पूछेगा? इनमें से कौन सा एक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं था? तो लाइन से अमर सिंह या अमरदास, अमर सिंह या अमरदास। दूसरे नंबर पर धनवंतरी, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर छपणक, पांचवें नंबर पर, चौथे नंबर पर अलग है ना भैया, पांचवें नंबर पर बोल दिया छपड़क को, ठीक है। पांचवें नंबर पर घट कर पर, घट कर पर। छठवें नंबर पर शंकु। छठवें नंबर पर फिर कौन आएगा? वराहमीर। कौन आ जाएगा? वराहमीर। फिर वररुचि और बेताल भट्ट। वररुचि और, अब ये क्या क्या करते थे, क्या क्या करते थे? तो अमर सिंह एक महान क्या था? कवि था। संस्कृत भाषा का कोशागार, कोशागार बोलने का मतलब संस्कृत भाषा से संबंधित वहां पर जो कविताएं या पुस्तकें रखी थी, उस प्रकार का कोशागार, पैसा वाला कोशागार नहीं, संस्कृत भाषा का कोशागार। कौन सा? अमर कोश। इसकी रचना कौन किया? अमर सिंह। रचना का नाम याद रखना, अमर कोश। संस्कृत भाषा का क्या है ये? वोकेबलरी। अरे वोकेबलरी मतलब ग्रामर, अमर कोश।
अमरदास की रचना क्या है? अमरकोश। धन्वंतरी एक चिकित्सक था। इनमें से सबका काम जानना है। धन्वंतरी एक क्या था? चिकित्सक था। कालिदास क्या था? महान कवि और नाटककार। नाटक लिखा करता था, कवि था और क्या लिखता था? नाटक लिखता था। खटकर पर शिल्पकार था। ठीक है, वस्तु में बनाता था, शिल्प। ठीक है, मूर्ति बनाना, ये बनाना, छोटा मोटा धातु का ये बनाना, वो बनाना, क्या कहलाएगा? शिल्पकार। ठीक है। और छपणक क्या था? ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। तेरा आगे भी बेकार है, तेरा पीछे भी बेकार है। ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? जो तेरा ऊपर नीचे सब आगे पीछे सब बताए, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ज्योतिष। छपणक, शंकु, ये था स्थापत्य कलाकार जो बिल्डिंग्स बनाएगा। बिल्डिंग बनाएगा, अभिलेखों को लिखेगा, इसको क्या बोला जाता था? स्थापत्य कलाकार। ठीक है। वराहमिहिर, खगोल शास्त्री। इसकी पुस्तक का नाम याद रखना है, बृहत्ता और पंच सिद्धांतिका। वररुचि, ये संस्कृत का एक महान विद्वान था। बेताल भट्ट, ये जादूगर था। जादू, हाँ, तू ही है, कोई नहीं है। हाँ, जादूगर। ऐसा जादूगर है, क्या बताएं तेरे को। इसके शासन काल में एक चीनी यात्री आया था, नाम क्या था? फाइयान। कब आया? 399 एडी में आया था। कब तक था? 15 साल तक। इसकी रचना क्या थी? ठीक, भारत आने का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के प्रमाणिक ग्रंथों को क्या करना? कलेक्ट करना। एथेंटिक बुक्स ऑफ बौद्धिज्म, इसका काम था कलेक्ट करना। बेटा इंग्लिश में पीडीएफ भेज दिया हूं। ठीक है, हाँ, थैंक यू बोल दिया करो। हाँ, खोजते खोजते मरते थे पहले। हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन, गुप्त वंश को छत्तीसगढ़ के प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एंशिएंट स्टेट, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल। ठीक है। बीच में जाओगे तो अकबर का शासन काल आ जाएगा, उसको भी बोला जाता था। तो मध्यकाल में भारत का स्वर्ण काल किसका शासन काल कहलाया? अकबर का। वैसे ही गुप्तों के समय में, गुप्तों का जो शासन काल था वो भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहलाया। क्योंकि हिंदुओं का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ? गुप्त वंश के समय हुआ। सर्वाधिक भूमिदान ब्राह्मणों को किन्होंने दिया? इन्होंने दिया। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किन्होंने जारी किया? इन्होंने ही किया। चले आगे। सबसे ज्यादा कौन से धर्म का विकास हुआ? वैष्णव धर्म का। इसी को अन्य नाम बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन? भागवत धर्म। ठीक है। और यही नहीं, इस वंश के लोग परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। यही नहीं, कई लोग। सबसे पहले तो समुद्रगुप्त लिया था परम भागवत। आल्सो परम भागवत की उपाधि कौन लिया? समुद्रगुप्त। ये भी लिया। इस वंश के लोग, गुप्त वंश के लोग ही काय काय की उपाधि धारण करते थे? तो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। वैष्णव धर्म को मारने वाले क्या ले लेते थे उपाधि में? परम भागवत की उपाधि लेते थे। अच्छा, इसका रुद्रसेन थर्ड, अब बता रहा हूं ये कौन है। रुद्रसेन थर्ड, ये अभी रुद्रदामन याद है? उसी का वंशज, उसी का वंशज, रुद्रदामन का ही वंशज। ये एक शक शासक था। साथ में याद रखना है, इसी के साथ साथ मालवा, उत्तर पथ और अवंती, इन क्षेत्रों पर भी कौन रहते थे? शक शासक। इन सब को भारत से निष्कासित करके ही टुक अ टाइटल, दो उपाधि लेगा। एक उपाधि लिया काय का? विक्रमादित्य का। और एक उपाधि लेगा शकारी का। काय का उपाधि लेगा? शकारी। सको का आरी, आरी मतलब दुश्मन, आरी माने दुश्मन। शक धन आरी, संधि विच्छेद करोगे तो आरी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है। भारत के इतिहास में कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया, जिसमें सबसे फेमस कौन हुआ? और सबसे अंतिम कौन? हेमचंद, हेमू। कौन लिया? हेमचंद या हेमू। अंतिम हिंदू सम्राट। वो तो गलती से हार गया। किससे? अकबर से गलती से हार गया। ठीक है। दैवी,
मेंस में क्वेश्चन आता है, अकबर का जीत एक दैवी चमत्कार था या नहीं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में। मेंस में हलवा नहीं चलता है, कोई भी उसको नहीं लिख लेगा। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे सोचने का पावर रहेगा, वही आदमी मेंस लिख पाएगा। चलिए, गुप्त काल में वेदों को, इसी के समय में वो वेदों का क्या हुआ, लिपिबद्ध किया गया। संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। गुप्त काल से ही बना भारत, भारत का पहला मंदिर दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? ये कहां पर है? झांसी में दिखा रहा हूं दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर, लाल ईंटों का उपयोग होता था। मैक्सिमम किसका उपयोग होगा? लाल ईंटों का। लाल ईंटों, जो भी बनेगा लाल ईंटों से, कौन सा शैली बोला जाता है उसको? गुप्त शैली। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का 2-3 मंदिर, देरानी जेठानी मंदिर गुप्त शैली में, लक्ष्मण मंदिर गुप्त शैली में। समझ में आ रहा है? ये कुछ मंदिर जो किसमें बने हुए हैं? गुप्त शैली में। लाल ईंट, जैसे तुम्हारा जांजगीर चांपा का क्या, कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर, नक्टा मंदिर, लाल ईंट, गुप्त शैली में। गुप्त वंश का था। शैली बोलेगा तो नागर, नागर शैली। शैली कौन सा? नागर शैली। वंश कौन सा? गुप्त। मंदिर निर्माण की 3 शैली, एक नागर, एक बेसर, और इसके नीचे आ जाएगा द्रविड़। ये 3 शैलियां हैं मंदिर निर्माण की। ऊपर में जो है नागर कहलाएगा, बीच वाला क्या कहलाएगा? बेसर, नीचे वाला क्या कहलाता है? द्रविड़। ये रहा आपका दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी। झांसी कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? तो यूपी में। ठीक है, बाकी इसके बारे में अपन जब इस आगे बहुत कुछ पढ़ना है तब देखेंगे इसके बारे में। चलिए, शकों का समाप्त करने के कारण हिटू का टाइटल आप सकारी, काय का उपाधि ले लिया? सकारी की उपाधि ले लिया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रूपक सिक्का कहते थे। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। पूरे गुप्त वंश में पहला शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाया कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी और सोने दोनों के सिक्के चलाए थे, चांदी और सोने का। ठीक है, चलो। इसी ने न्याय का सिंहासन बनवाया। याद रखना है, पत्थर का एक सिंहासन बनाया, जिस पर बैठकर क्या करता था? जस्टिस, न्याय करता था। काहे का था वो? पत्थर का सिंहासन। किस व्यक्ति ने भारत के इतिहास में न्याय की जंजीर बनाई थी? कौन? जहांगीर। वो न्याय के जंजीर के लिए फेमस था। उस जंजीर को बजाने से जहांगीर खुद न्याय करने आते भी रहे। वैसे ही न्याय का सिंहासन कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखो अब ध्यान से, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के महरौली लौ स्तंभ का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। लेकिन उससे पहले ध्यान बात सुनो, इसने एक युद्ध जीता, बल्ख विजय। ये युद्ध का नाम है बल्ख विजय। कौन सा युद्ध जीता? बल्ख विजय। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने लोहे का लेख विष्णुपाद में, ये कहां पर है? पंजाब में, व्यास नदी के तट पर करा दिया। किस विजय के उपलक्ष्य में? बल्ख विजय के उपलक्ष्य में। पंजाब व्यास नदी के तट पर विष्णुपाद नाम का जगह है, वहां पर वो क्या कर दिया? लोह स्तंभ को गड़ा दिया। बाद में फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार का 5वां बिल्डिंग को बनवा रहा था, कुतुब मीनार को 3-3 लोगों ने बनवाया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश, उसके बाद जाके कौन बनाया? फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक उसका रिनोवेशन कर रहा था, तब इस लौ स्तंभ लेख को उखाड़ कर कहां पर गड़ा दिया? दिल्ली के महरौली में, कुतुब मीनार के जस्ट सामने, कुतुब मीनार के जस्ट सामने।
ये है इसका कहानी। लेकिन वर्तमान में कहां है? तो दिल्ली के महरौली में, दिल्ली का महरौली, बस कुतुब मीनार के सामने। आज भी उस जमाने से आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। बताता है कि उस समय भारत का जो केमिकल या रसायन शास्त्र है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता है कि कितना तगड़ा था। नया अब उदाहरण है, बोलता है इसी के शासन में, इसी के शासन काल में। अच्छा, इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैन को। किसको बनाया था? उज्जैन को। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन। इसी के शासन काल में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। कौन किया, क्या किया, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। शासन काल किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ओके, इसने दूसरी राजधानी कहां बनाई? उज्जैन को महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण। अच्छा, सांची अभिलेख में, सांची अभिलेख का भी संबंध किससे है? वो तो था, अभी किससे? गुप्त में, चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसका नाम देवराज और प्रवर सेन मिलेगा। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवराज और प्रवर सेन भी मिलेगा। ठीक है, यह लिखा गया है। देखो, विक्रमादित्य की उपाधि लेने से किस देवता से तुलना होता है? तो जिसका आदित्य विक्रम, आदित्य मतलब सूर्य, तो कौन से देवता? सूर्य देवता। जिसका पराक्रम कैसा हो? आदित्य के समान। आदित्य माने सूर्य, इसी को बोला जाता है विक्रमादित्य। तो ये दूसरा महान शासक गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसके बाद शासक बनेगा इसका बेटा कुमारगुप्त। इसका बेटा कुमारगुप्त। 3-4 बातें कुमारगुप्त के बारे में जानना, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सबसे ज्यादा आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। क्या करवाया भैया इसने? नालंदा कौन से शताब्दी में? 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी में। कौन सा विश्वविद्यालय? 5वीं-6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। इस नालंदा विश्वविद्यालय की एक से एक कहानियां हैं। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, कहां पर है ये? गया, बिहार में। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, क्योंकि तक्षशिला आउट ऑफ इंडिया हो गया। तक्षशिला वर्तमान में कहा नहीं आता? भारत में। इसलिए वर्तमान समय में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में काय का शिक्षा दिया जाता था? विशेष तौर पर बौद्ध शिक्षा, यह अत्यधिक प्रसिद्ध था। हालांकि वहां पर चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र और धातु विज्ञान, इसकी भी शिक्षाएं दी जाती थी। भयानक बड़ा कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस, बहुत सारे वहां पर ब्रांचेस। ठीक है, एक एक क्लासरूम में केवल 30 से लेकर 36 स्टूडेंट, 30 से लेकर के, जैसे ये एक क्लास है, इस क्लास में 30 से लेकर 36 स्टूडेंट बस रहेंगे। अच्छा, बड़ा जबरदस्त भाई। और वहीं पर, चलो अब नालंदा का नाम निकला ही है, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा कैंपस है, ये इतना बड़ा कैंपस, यहाँ पर एक कोने में सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग होगा, यहाँ पर टीचर्स रहेंगे। कौन रहेगा? टीचर्स। यहाँ पर गुरु रहते थे, और सब गुरु अलग अलग, जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक क्लास, ये एक क्लास, ये एक क्लास, ऐसा। इस क्लास को इस क्लास से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर बुद्ध बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रही है, तो ये बौद्ध धर्म वाले ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का क्लास चलेगा। अलग अलग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सुने हो ना? वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के, ये देखो, तो ये यहाँ पर 2-3 सीढ़ी के बाद यहाँ पर टीचर आएगा। यहाँ टीचर, पढ़ाने वाला टीचर आएगा। इस सीढ़ी को पार करके 2-4 सीढ़ी रहेगा नीचे, इनको चढ़ के कहाँ आएगा? टीचर ऊपर पढ़ाने आएगा। यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर बैठ के पूरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं। ओके, और ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मान ले किसी को प्यास लगा, तुम लोग के टाइप का टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं पानी पीने उधर, और 2-4 लोग और मिल गए। जैसे स्कूल में जानते थे पानी पीने मिल जा रहे हैं, तो 4 जन मिलेंगे उधर, मस्त 10 मिनट का टाइम पास है। किसी को जाने की जरूरत नहीं है।
ये कोने में यहां पर रहेगा कुआं, आप पानी पी बैठ, आप पानी पी और बैठ, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, कोई बहाना नहीं कर सकता। 35 लोगों में यहां से लेकर के ऐसा लाइन से ऐसा कमरा बना होता था, एक एक का एक एक कमरा, कोई अपसेंट भी नहीं हो सकता था, मार मार के उठा लेते थे। अगर किसी की तबीयत खराब है तो अपने कमरे से पढ़ाई करेगा, ये भी बहाना नहीं चलेगा। किसी की तबीयत खराब रहेगा कहां से पढ़ाई करेगा, कमरे से, ऐसी सुविधा। ठीक है, लेकिन आपके पास ये पूरे दुनिया के लोग बौद्ध, ये बहुत सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के लिए। कौन से शाखा के लिए, महायान शाखा। महायान शाखा का इसको क्या बोला जाता था, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा फेमस है ना, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड बोला जाता था इसको। बड़े दुनिया दुनिया से लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आते थे। इसी में एक आदमी आएगा बहुत फेमस, ह्वेनसांग। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल चलते रहेगा, अभी आप छोड़ो। ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, ये भी चीनी था, ये भी कैसा था, चीनी था। इंग चांगचुंग सिंह हाश वेनसांग, नहीं बोल पाए रे नाम को ढंग से, नाम ऐसी था, तो नहीं भैया कुछ तो लिखना पड़े, तो लिख दिया वेनसांग, ऐसे नाम, रचना भी बड़ा उठ पुटांग लिखते थे। चलो आगे याद रखना है 1198, ये वो मनहूस दिन था, 1198 का वो सन। उसमें एक शासक गौरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, मोहम्मद गौरी का क्या था, ये गुलाम था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय पे आग लगा दिया, और आग लगा तो लगा 6 महीने तक जलता रहा। अच्छा ये मैं जो बोल रहा हूँ ना कैंपस में, ये एक क्लास ऐसे ऐसे कम से कम 600 क्लास, कितने क्लास, इतना बना यूनिवर्सिटी था ये, समझ आ रहा है। इसमें आग लगा दिया तो 6 महीने तक आग जलता रहा। आग कितने महीने तक जलता रहा, क्योंकि पहले तुम्हारे अभी लाइब्रेरी में आग लगेगा, आग आज लगा और कल खत्म, कल तक भी नहीं चलेगा, 2-4 घंटे में लाइब्रेरी समाप्त। लेकिन यहां पर पांडुलिपियां होती थी, क्या होती थी, पेड़ के छाल में लिखते थे, छाल में। 100 पेज का पुस्तक इतनी से ना, 100 पेज का पुस्तक यहाँ मोटा हो जाएगा, छाल में लिखोगे जब, आप मोटा मोटा ऐसे पलटाओगे छाल को ऐसे। जब आग लकड़ी तो है, वो क्या है, वो पूरा लकड़ी, आग लगा तो 6 महीने तक जलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय। जलते थे लोग, खुद के पास नहीं है, समझ में आ रहा है, और क्या बोला जाए ऐसे लोगों को। अगर ये इसमें भारत के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जल गए जो बाद में लिखा ही नहीं जा सका, इससे बहुत बड़ा क्षति हुआ भारत को, समझ में आया, ये बहुत बड़ी क्षति थी। चलो आ जाओ, कहां पहुंचा था मैं, अच्छा, नालंदा के महायान बौद्ध शाखा, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक, कुछ समय पश्चात तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम आएगा, नाम क्या उसका, बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, और ये लगभग कितने सालों तक जलता रहा, 6 सालों तक जलता रहा, 6 महीने तक, सॉरी 6 महीने तक, 6 मंथ तक क्या करते रहा, ये जलते रहा। कुमार गुप्त ने एक टाइटल लिया था, नाम है उसका महेंद्रादित्य। कौन सा टाइटल दिया, महेंद्रादित्य, कुमार गुप्त का टाइटल है। कुमार गुप्त का शासन प्रशासन बड़ा शांति से चला, इसीलिए इसको बड़ा भरपूर समय मिला, और सबसे ज्यादा अभिलेख गुप्त काल में, सबसे ज्यादा अभिलेख किसका मिलेगा, कुमार गुप्त का। कितना अभिलेख, 18 अभिलेख। 18 में भी आपको कितने जानने, केवल 2, कौन कौन सा, मंदसौर और भीषलगढ़, ये 2 खास जान लो, भीषलगढ़ और मंदसौर अभिलेख। ये किसका है, तो कुमार गुप्त का, किसका है, तो कुमार गुप्त का। ठीक है, देखो इसने कौन से प्रकार का सिक्का चलाया,
अपने सिक्कों के ऊपर में मोर का चित्रांकन करता था। तो मयूर स्टाइल का या मयूर शैली का सिक्का कौन चलाया? तो कुमारगुप्त। कौन चलाया? तो कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय धनुर्धारी सिक्का, धनुर्धर सिक्का कौन? समुद्रगुप्त। देखिए गुप्तकालीन मुद्राएं, इनका सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के भरतपुर, आपको भरतपुर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बयाना, बयाना में मिला। टोटल 623 सिक्का एक जगह से, गुप्त काल का। कितना सिक्का? 623 सिक्का राजस्थान के भरतपुर। जगह पूछे जाएगा तो बयाना। कहां से मिला? तो बयाना से सबसे ज्यादा गुप्तकालीन सिक्का मिला। छत्तीसगढ़ में कहीं पर गुप्तकालीन सिक्का मिला है क्या? कहां से? बानभरत। कहां से मिला? मौर्यकालीन नहीं बेटा, गुप्तकालीन सिक्का। कौन सा सिक्का? गुप्तकालीन सिक्का, बानभरत। ये देखिए दुर्ग का बानभरत, ठीक है। बानभरत का मेला ही भराता है। वहीं पर बताया था ना एक तो, गौ हत्या करने के बाद जाइए उस कुंड में नहा लीजिए, गौ हत्या का पाप दूर होता है, और 1 महीने बाद परीक्षा में आ गया व्यापम के। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूलर वाज स्कंदगुप्त। कौन आ जाएगा? स्कंदगुप्त। कौन आएगा? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में 4 ही बात जानना था। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, सबसे ज्यादा अभिलेख इसके हैं, इसी सबसे, और कौन से स्टाइल का सिक्का चलाता था, और कौन सा उपाधि धारण लिया था, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में, ठीक है। इसके बाद आएगा स्कंदगुप्त। इस बार राजवंश का अंतिम फेमस किंग, नाम था इसका स्कंदगुप्त, ठीक है। राजधानी इसकी साकेत है, ये था राजधानी क्या थी इसकी? साकेत। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक इसी ने। अच्छा, सुदर्शन झील का दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया। इससे पहले सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन किया था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इस झील को सबसे पहले रिनोवेशन कराने वाला था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। दोबारा इसका रिनोवेशन कौन करा रहा है? स्कंदगुप्त। कहां पर लिखा है सारा बात? जूनागढ़ अभिलेख में। इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम है चक्रपालित। ये गवर्नर था। अरे बस छोड़ दो तुम लोग, चक्रपालित ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। चक्रपालित नाम का एक गवर्नर था। कहां का? जूनागढ़ का, या जूनागढ़ सौराष्ट्र का बोलोगे, क्या बोलोगे? सौराष्ट्र का, ठीक है। वहां का गवर्नर था। इस बात की जानकारी कहां लिखी हुई है? जूनागढ़ अभिलेख में। कहां लिखा हुआ है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। फर्स्ट टाइम इसके शासनकाल में हुंड आक्रमण होगा। हुंड बोलने का मतलब इन्हें बर्बर बोला जाता था। हुंडों को क्या बोला जाता था? बर्बर जाति। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बर्बर जाति कहते थे, सबसे ज्यादा बर्बर जाति। ऐसी जाति जो सभ्य नहीं है क्या कहलाएगा? बर्बर, ठीक है। पहला हुंड आक्रमण करने वाले का नाम था तोरमान। इस तोरमान को कौन हरा देता है? स्कंदगुप्त। तो कुछ समय के लिए इसने हुंड आक्रमण को क्या किया? रोक दिया। बाद में गुप्तों के अंत के पीछे बहुत बड़ा हाथ गुप्त किसका रहेगा? हुणों का। हुंड आक्रमण, कौन सा आक्रमण? हुंड आक्रमण, ठीक है। स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख में हुंडों को क्या बोला गया है? मलेच। क्वेश्चन आया हुआ है, जूनागढ़ अभिलेख में हुंडों को क्या बोला गया? मलेच। हुनों को भारत से निष्कासित करने का श्रेय इनको जाता है। इसके पश्चात अनेक बार हुनों के आक्रमण हुए, और साथ ही अनेक विदेशी आक्रमण भी हुए। इस कारण इस दृष्टि का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। लेकिन इसके बाद इस वंश का फेमस राजा कौन आएगा? देखो अब अंतिम राजा जानना है। इसके बाद आएगा भानुगुप्त। कौन आ जाएगा? भानुगुप्त का एरन अभिलेख कब का है? वो ये एरन अभिलेख को खुदवाया वो 510। ये एकदम जानना ही है डेट के साथ। सती, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कौन सा अभिलेख देता है? एरन अभिलेख। और पहले सती का नाम क्या है? गोपराज की पत्नी। गोपराज किसका सेनापति था?
रामगुप्त का। किसका? रामगुप्त का। ठीक है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अंतिम शासक, देखो बेटा, अगर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो मिलेगा कुमार गुप्त थर्ड। इससे पहले एक और भी कुछ राजा हैं बीच में, उसमें आएगा कुमार गुप्त सेकंड। अभी जो मैं आपको पढ़ाया इससे पहले वो कुमार गुप्त था। उसके बाद आएगा कुमार गुप्त सेकंड, उसके बाद आएगा कुमार गुप्त थर्ड। कुमार गुप्त थर्ड को ही किस नाम से जानते थे? विष्णुगुप्त। लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा 95% विष्णुगुप्त। और अगर टेंशन देना होगा तब क्या देगा? कुमार गुप्त थर्ड। कुमार गुप्त थर्ड। अरे कुमार गुप्त के बाद तो स्कंद गुप्त था, ये सब याद आएगा तो हाल नहीं बनने वाला। ठीक है। इसको बता देता हूं बस। अभी अपन पहला बात करते हैं अभिलेखों का। किसका बात करते हैं? अभिलेख का। जितना बोल रहा हूं अभिलेख उतना नहीं भूलना है। पहला महरौली अभिलेख किसका है? कहां है? ठीक है, महरौली कहां है? तो दिल्ली में। ठीक है। मंदसौर अभिलेख किसका है? अरे कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त का और कौन सा अभिलेख है? कौन सा? बीसलगढ़। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त का। इंदौर ताम्रपत्र भी किसका है? अरे भैया, इंदौर ताम्रपत्र स्कंद गुप्त का। ये पूना ताम्रपत्र किसका है? प्रभावती का। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश किसका है? भानुगुप्त का। ठीक है। भीतरी गांव अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। ठीक है। उदयगिरी अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। सांची भी बताया था, सांची अभिलेख। सांची अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब ये कुछ मंदिर देखो। मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर याद रखना है दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी, ये भूलना ही नहीं है। गुप्तों की सबसे प्रमुख या गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। नहीं भूलोगे? गुप्तकालीन शैली की मंदिर निर्माण शैली में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर याद रखना है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। यूपी में। कहां पर है? तो यूपी में है। देखो, अब देखो, बौद्ध मंदिर है एक कहा? नालंदा में। और एक बौद्ध मंदिर कहां पर है? बोध गया में। अरे ये बोध गया वाले को देखो, मेघवर्मन मांगे रहेगा जगह, श्रीलंका का शासक। ठीक है। आप दो ठो बौद्ध मंदिर बस जानना है। एक बौद्ध मंदिर कहाँ है? नालंदा में, क्योंकि नालंदा किसका केंद्र हुआ करता था? और नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर में ही है बौद्ध मंदिर। बात समझ में आ रही है? नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर में ही था। ठीक है। तो एक बौद्ध मंदिर नालंदा में, दूसरा बौद्ध मंदिर कहां पर? बोध गया में। इसके बाद ये विष्णु मंदिर, कई सारे विष्णु मंदिर। इसमें आपको ये तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर नहीं भूलना है। एरण अभिलेख, और एरण के पास भी एक कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। ऑलरेडी ये जो लक्ष्मण मंदिर बोल रहा हूं ये भी विष्णु मंदिर, लेकिन लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानना। ध्यान से सुनो, विष्णु मंदिर में दो, तिगवा जबलपुर, तिगवा जबलपुर, ये मंदिर बहुत फेमस है। तिगवा जबलपुर, ये दिख रहा है, ये रहा तिगवा जबलपुर, ये मंदिर तिगवा जबलपुर दशावतार मंदिर। और ये एरण का विष्णु मंदिर, ये दोनों विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है बेटा? विष्णु मंदिर। कौन कौन सा? तिगवा का और एरण का, ये दोनों विष्णु मंदिर है। ये दशावतार, ये भी विष्णु मंदिर है। दशावतार मंदिर भी क्या है? एक प्रकार का विष्णु मंदिर। इसके बाद अलग से याद रखना है लक्ष्मण मंदिर। तो जहां जहां पर लक्ष्मण मंदिर बना वो भी किनके द्वारा बनाया गया? गुप्तों के द्वारा बनाया गया। देखो, फेमस लक्ष्मण मंदिर मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो, लक्ष्मण लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्ष्मण मंदिर याद रखना, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। कहां का लक्ष्मण मंदिर? ये भी गुप्तकालीन। शिव मंदिर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है। करके नागौर
नाम सुने हो मध्य प्रदेश में। और ये भूमरा करके जगह है नागौर राजस्थान में, ये नागौद है, वो नागौर है, ठीक है। ये यहाँ पर शिव मंदिर नहीं पूछेगा, लेकिन दोनों विष्णु मंदिर जानना है, तिगवा का और एरण का, तिगवा का एरण का। लक्ष्मण मंदिर दोनों जगह का जानना है, एक कहाँ का है, भीतर गांव का, ठीक है, कहाँ का है तो यहीं पर भीतर गांव अभिलेख है, ठीक है, भीतर गांव, ठीक है, ये भीतर गांव अभिलेख स्कंदगुप्त का। तो ये भीतर गांव में आपको याद रखना है लक्ष्मण मंदिर, और आपके छत्तीसगढ़ में एक लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, सिरपुर में, कहां पर है, सिरपुर में। ये दो लक्ष्मण मंदिर, दो बौद्ध मंदिर, एक नालंदा में एक बोध गया में, एक नालंदा में और एक बोध गया में। और दशावतार मंदिर तो गलती से भी मत भूलना, उत्तर प्रदेश झांसी, कहां पर है, झांसी, देवगढ़ झांसी। ये इतना क्लास अपडेट रख के आना है, ठीक है। कल इसका प्रशासन खत्म हो जाएगा और परसों उत्तर गुप्त काल खत्म हो जाएगा।